अस्सलाम वालेकुम। इंडिया से जंग का वो मरहला जो 6, 7 और 10 तक चला, जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसी नाकाबिले यकीन कामयाबी दी कि पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके 6 जहाज़ गिराए बल्कि 10 तारीख को अल-फतह मिज़ाइल ने हर उस टारगेट को इंडिया के अंदर हिट किया जिसको हिट करना चाहिए था। उसके बाद से पूरी दुनिया में, और ख़ुद जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, भारतीय मीडिया जो है, पहले तो अपने वो झूठे दावों में पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में फ़तह करवा चुके थे, लेकिन जब अल-फतह मिज़ाइल ने वहाँ जाके तबाही फैलाई है तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान बहुत कैपेबिलिटीज़ हासिल कर चुका है। अब वो रोज़ाना नए तबसरे करते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास क्या कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या कुछ है। एयरफोर्स ने जो जहाज़ गिराए इंडिया के, राफेल, जिसको वो समझते थे कि ये जब आएगा हमारे पास तो पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है वो इनका इस काबिल है ही नहीं है। तो वहाँ जाकर जब J-10 ने और हमारे वो थंडर ने और PL-15 मिज़ाइल ने जाके उनके 6 जहाज़ गिराए, तो अब वहाँ पे बहस ये है कि चाइनीज़ ने आके इनकी क्या मदद की। क्या पाकिस्तान के पास अपनी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हैं, या चाइनीज़ सेटेलाइट थे और मिज़ाइल थे और निज़ाम था जिसने हमारी मदद की। गो कि इंडिया के जो अपने 6 जहाज़ गिरे हैं, जिसको वो बड़ा दुनिया सारी के सामने अपनी ताकत का पेशखमा बनाकर पेश करते थे, उसमें 3 राफेल हैं जो फ्रेंच जहाज़ हैं, एक मिराज 2000 है वो भी फ्रांसीसी जहाज़ है, 2 उसके रशियन जहाज़ हैं Su-30 और वो MiG-29। तो अपना उसका एक भी नहीं बनाया हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हर्फ ये है कि आपके पास चाइनीज़ इक्विपमेंट था। तो आज प्रोग्राम में जो हमारे पास शुरका हैं उनके साथ इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। एक अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, थ्रेट अभी गया नहीं है क्योंकि मोदी के बयानात बार बार दोहरा के वो एक ही चीज़ धमकी लगा रहा है और उसकी बातों के अंदर से डेस्परेशन, मायूसी की झलक वाज़े होती जा रही है। तो जो शख्स मायूस हो, जो शिकस्त खोरदा हो और लोगों के सामने दबाव का शिकार हो, उससे आप किसी भी किस्म के एडवर्स रिएक्शन की तवक्को कर सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। तो ये दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान खुर्रम दस्तगीर खान, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और आमिर मसूद साहब, एयर मार्शल आमिर मसूद साहब हैं हमारे पास, और डॉक्टर निसार जट साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एयर मार्शल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये एक ऐसी चीज़ है जिसने शायद पाकिस्तान की ताकत में इजाफ़ा करने में काफ़ी रोल अदा किया। फिर आपने जो दुश्मन की कम्युनिकेशन उसकी पूरी थी उसको जैम किया, उसको इंटरसेप्ट किया, कैसे उसके जहाज़ों का आपने काबू किया। अगर इसको थोड़ा सा आप वजाहत करें बिल्कुल सादा तरीन लफ्ज़ों में, जो हमें भी और देखने वालों की समझ में आ जाए, तो शायद काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पाकिस्तान अपनी सलाहियतों को कितना इम्प्रूव कर चुका है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी ये जो जंग हुई, एयर बैटल हुई, इसके मुतल्लिक अभी पिछले 1 हफ़्ते 10 दिन में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बड़े इंटरनेशनल मैगज़ीन, रेप्यूटेड मैगज़ीन्स ने इसका ज़िक्र किया है, और आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगी। मॉडर्न एयर फोर्सेस, तमाम दुनिया के जितने एविएशन रिलेटेड हैं एजेंसीज़, वो इसको बहुत स्टडी करेंगी, बिकॉज़ ये मेरा ख़्याल में दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक बहुत बड़ा मार्का था जिसमें तकरीबन 130-140 जहाज़ इस्तेमाल हुए और हर तरह का जहाज़ उसमें मौजूद था। तो मैं आपको बड़े मुख्तसर से तरीके में और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बताना चाहूँगा कि दोनों एयर फोर्सेस ने अपने बेहतरीन जहाज़ और बेहतरीन असला इस्तेमाल किया जो उनके पास था। जो एयर डिफेंस होता है वो सिर्फ जहाज़ों से नहीं बनता, उसमें रेडार्स शामिल होते हैं, उसमें आपके ग्राउंड से एयर मारने वाले मिसाइल शामिल होते हैं, जो आपने देखा S-400 की सूरत में इंडिया के पास थे और हमारे पास भी मौजूद हैं। इसके अलावा उसमें एयर डिफेंस के आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो मिलके सेंसर्स और शूटर्स बनाती हैं। सेंसर्स वो होते हैं जो रेडार्स होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं जिनसे आप दुश्मन की पोजीशन को देखते हैं, और शूटर्स वो होते हैं जो जहाज़ की सूरत में और मिसाइल की सूरत में होते हैं, जो हदफ बनाते हैं किसी चीज़ को काइनेटिक तरीके से और उसको मारते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उस वक़्त एम्प्लॉय हुई। देखने में तो आपको 130-140 जहाज़ नज़र आए जिनमें राफेल थे, Su-30 थे और मिराज 2000 थे उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से F-17 थे, J-10 थे और F-16 थे। ये सारे बहुत मॉडर्न जहाज़ हैं और मेरा ख़्याल में दुनिया में इस तरह की एयर बैटल बहुत कम देखने में आई है कि इतनी पैरिटी थी दोनों तरफ और इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। तो उस लिहाज से इसमें बड़े लेसन्स हैं जो देखने वाले हैं। ये चीज़ें जब एम्प्लॉय होती हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नदीम साहब, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा, वो इनकी जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन होती है। अगर वो उस लिहाज से इंटीग्रेटेड हैं और
इंटरऑपरेबल हैं, यानी इंटरऑपरेबिलिटी है उनकी आपस में, तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे होते हैं, उनको एक पिक्चर आ रही होती है और तमाम एलिमेंट्स मिल के सिनर्जी के साथ एक्ट कर रहे होते हैं और रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो जहाज़ की इतनी अहमियत नहीं होती या एक मिसाइल की अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है उस इंटीग्रेशन की और फ्यूजन की जो इन तमाम सिस्टम्स में होता है, जिसकी वजह से जो कमांडर होता है वो सही डिसीजन ले सकता है और टाइमली डिसीजन ले सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एयर बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड्स मैटर करते हैं कि कौन पहले किसको मार सकता है, और यही चीज़ हमें नज़र आई 6 और 7 की रात को भी, कि इंडिया के पास शायद टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर थी, लेकिन देवर में वो जो सिस्टम थे वो स्टैंड अलोन सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे, उनमें वो इंटीग्रेशन नहीं थी। राफेल दुनिया का बेहतरीन जहाज़ है, इसमें कोई शक नहीं, उसके जो वेपन्स लगे हुए थे मीटियोर, वो बहुत अच्छा एक वेपन समझा जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी वो जॉइंटनेस नहीं थी बाकी Su-30 के साथ या अपने रडार्स के साथ या अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के साथ, तो उसको हम बेहतर तरीके से ना सिर्फ जैम कर सके और उसकी वो लिमिटेशन सामने आई कि जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सका अपने बाकी फोर्सेस के साथ, और उसकी डिसीजन मेकिंग में डिले आया। तो उसको हमने एक्सप्लॉइट किया और अच्छे तरीके से अपनी जो एयर बैटल है उसमें हमने अपने टेम्पो को और एक सिनर्जी को मेंटेन करते हुए उसको निशाना बनाया। ये चीज़ जाहिर बात है ट्रेनिंग से आती है, इस चीज़ के पीछे कई सालों का तजर्बा है। डाटा लिंक एक होता है, जो कॉमन डाटा लिंक हमारा बना वो कई सालों में बना, विच वॉज वन थिंग विच केम आउट वेरी प्रोमिनेंट, और ये चीज़ अब दुनिया भी हमसे मतलब कोऑर्डिनेट करना चाह रही है, पूछना चाह रही है कि किस तरह सब चीज़ों में आपने एक डाटा लिंक लगाया जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर मिली। ये जो एक डाटा लिंक जिसको आप कह रहे हैं कि जिससे ये सिनर्जी डेवलप हुई, ये हमारी इन हाउस कैपेबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान ने खुद से डेवलप किया या हमने चाइना से इस पूरे निज़ाम को हासिल किया? जी बिल्कुल, देखें ये हमने खुद बनाया और चाइना की हमारे साथ ताउन रहा, क्योंकि उनके जो हमने सिस्टम्स लिए उसमें हमने जब ये लगाना था तो हमें जिस तरह ये कहते हैं इंडिया वाले कि हमें सोर्स कोड नहीं मिला फ्रांस से और उसकी वजह से मसले हैं, अब तो काफ़ी सारे बहाने ये मारेंगे, लेकिन वो सोर्स कोड्स वगैरह जो होते हैं वो डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो वो हमने और चाइना ने मिल के ये चीज़ें डेवलप की। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि काफ़ी सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो चाइना को पाकिस्तान के ताउन से मिली, और पाकिस्तान ने भी चाइना को बहुत कुछ सिखाया, ना सिर्फ पायलटेबिलिटी के लिहाज से, ऑपरेशंस के लिहाज से, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना की जो है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट बहुत आगे चली गई है, जिसकी वजह से आज वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं और अब बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में का भी इसमें बहुत हाथ रहा है, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजीज़ जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ थी ये 60s से हम उड़ा रहे हैं और इनको हम मेंटेन भी कर रहे हैं, जिसमें F-86 थे, F-104 थे, F-16 थे। उस वक़्त तक चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि F-16 से के मुकाबले में आप J-10 को देखते हैं, JF-17 को देखते हैं, और वो एक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से आए हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि ये टेक्नोलॉजी हमने खुद डेवलप की और ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स हमने इसमें इन्वेस्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम फल खा रहे हैं, और हमारी ट्रेनिंग जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे हुई। जो खुरम साहब से भी इस पे पूछा है। खुरम साहब, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, आपकी हुकूमत ने भी, बाकी हुकूमतों में भी। कभी एटमी धमाके करने का मौका आता है, कभी F-16 इंडक्ट होते हैं, कभी ये J-10, ये मेरे ख्याल में आज से 4-5 साल पहले इसकी इंडक्शन का इब्तदाई तौर पर फैसला हुआ, फिर शायद 22 में शायद जहाज़ आना शुरू हुआ। मेरे पास पूरी टाइमलाइन नहीं है, लेकिन दिस इज़ हाउ कि एवरी गवर्नमेंट, एवरी सेटअप इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डालता रहे और आज हम यहाँ तक पहुँचे। गोइंग फॉरवर्ड क्या मनसूबाबंदी, इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मुबारकबाद की और तहसीन की मुस्तहिक है कि इन्होंने बहुत सारा काम जो है वो खुद किया है, और इसकी ज़रूरत आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए तब हुई जब पहली दफ़ा अमेरिका ने मुख्तलिफ औकात में हमें JF-16 के पार्ट्स देने से इनकार कर दिया, और ये वो मौका था बाद में आपको मालूम भी F-16 को, और F-16 के हमने जिनके पैसे भी दिए हुए थे वो उनको भी देने से इनकार कर दिया, वो खड़े रहे अमेरिका में बड़ा अरसा। तो लिहाजा उसके नतीजे में फिर ये सबसे पहले JF-17 का प्रोग्राम शुरू हुआ,
कि पाकिस्तान को जरूरत थी कि पाकिस्तान अपना इन हाउस खुद एक वो जो एक जंगी क्राफ्ट है वो डेवलप करे, और उसमें चाइना ने बिलचबा हमारी बहुत मदद की और भी ममालिक की तरफ से हमें मदद हुई। लेकिन ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक इन हाउस बहुत ओवरऑल सिर्फ जहाज बनाने में नहीं, लेकिन जो पूरे मैकेनिज्म्स थे, चूंकि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देने से इनकारी थी या बहुत महंगी कीमत पर दे रही थी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो एयरफोर्स ने जो असल में अपनी जो नॉलेज डेवलपमेंट का काम किया है इन पिछले 2 दहाइयों में खास तौर पे, वो बहुत काबिल तहसीन है। और क्योंकि मैं खुद भी बतौर वजीर दिफा, ये जो जिस बैटल स्पेस इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये आज से 7 साल पहले भी अपनी एक बुनियादी फॉर्म में मौजूद था ये मैकेनिज्म। एक्सरसाइजेस मैंने खुद जाकर देखी थी। तो अब जो उसमें चाइनीज मदद से और चाइनीज जो नया इक्विपमेंट है, उसने इसको जो है वो मजीद एनहेंस कर दिया, लेकिन जो बुनियादी कैपेबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अपनी है, पाकिस्तान एयरफोर्स की है। तो वो सब उनके एयरफोर्स के सरबराहान और दूसरे अफसरान, उनके जवान जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया, टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, बहुत लोग हमने मुझे मिले भी हैं। तो उन सबको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को ये जो हमने एक फतह हासिल की है, ये फतह एक दिन की मेहनत नहीं थी या एक दिन का जहाज आ गया और अगले दिन उड़ा दिया। इसके पीछे कई दिहाइयों की जो अपने अंदर एक खुद इनसारी की जो सलाहियत थी वो इसमें शामिल थी। अब जो आगे हमें जाना है वो ये हमारे सामने वाज़ेह है कि हिंदुस्तान अभी जंगी जुनून में मुब्तला है। और जो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अब वो तासुब में या मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ नफरत में जिस तरह अंधे होकर हर रोज बयानात दे रहे हैं, खासतौर पे ये उनका बयान कि जी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, जो कि पूरी कौम को एक धमकी है। तो ये नजर ये आ रहा है कि हिंदुस्तान एक अब मुस्तकिल तौर पर जंगी जुनून में मुब्तला और गासिब और गैर जिम्मेदार रियासत है, जिसे अंदाजा हमें करवाना होगा कि ना ही आप हमारा पानी रोक सकते हैं और ना ही आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ना ही अब ज्यादा देर जो है वो कश्मीर के ऊपर आपका जो गासिबाना कब्जा है वो बरकरार रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें मालूम है और ऑलरेडी हम उसके कुछ इलामात देख रहे हैं, जिस तरह खुजदार का वाकया हुआ, कि हिंदुस्तान जो है हमारे मगरबी जो सरहद है वहां से हमलावर होगा। तो पहली जो आपने पेशबंदी देखी है मलिक साहब वो ये थी कि जो अभी वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ चीन का, जहां अफगानिस्तान से भी गुफ्तगू शुरू हुई, उसके नतीजे में आपने देखा कि एक बयान आया वहां से कि मुल्क यानी अफगानिस्तान से बाहर जाकर लड़ना जो है वो जिहाद नहीं है। तो ये पहली कड़ी है कि हम अपनी पेशबंदी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है वहां से भी सफारतकारी के जरिए भी रोक रहे हैं, इंशाल्लाह अस्करी तरीके से भी रोकेंगे। और अगर बलोचिस्तान में ऐसे अनासर हैं जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो पुरअमन तरीके से अपनी बात करना चाहते हैं, उनसे बात भी करेंगे। तो ये अब अस्करी, सफारती, सियासी, जमहूरी तमाम जो महाज हैं उन पर अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हुकूमत है वो अपना काम कर रही है। और जो आखिरी महाज जिस पर आज मैं और आप मौजूद हैं, वो इंफॉर्मेशन का महाज है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जिस किस्म की हमने मैं तो सरीहन झूठ कहूंगा कि उन्होंने कहा जी कि लाहौर पर कब्जा हो गया, लाहौर की कोई बंदरगाह है, और मुस्तकिल जो है वो रोजाना वहाँ अजीब से जुनून में और हेजान में मुब्तला लोग मीडिया पर बैठे होते हैं। तो हमें जो है अपने आप को आई थिंक, और हमने साबित किया है इस पूरे मार्के में, जो फर्क नजर आया वो ये था कि पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन के मामले में भी शफाफियत और हकीकत के करीब तर रहा, और मुस्तकिल तौर पे जो एक्चुअल मामलात थे वो दुनिया के सामने रखे। पाकिस्तान की अफवाज ने भी, दुरुस्त। पाकिस्तान के जो सिविलियन है, और उस शफाफियत के नतीजे में पाकिस्तान की जो सफारती साख है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वो ऊंची हुई है। और उसी पर जो इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते जो है एक वजीर मैं आजम का उसकी जो तरफ मिशन अभी है आपकी तरफ वो दोबारा बाहर भी जा आता हूँ, रहा है। क्योंकि आपके वफूद का भी आप हिस्से हैं। दोबारा आपसे उस पर भी बात करूँगा। डॉक्टर निसार जट साहब से पूछना है। जट साहब, यहाँ पर पूरी जो पाकिस्तान की क़यादत है, मुंतखब क़यादत है और पार्लिमान है,
उसका भी एक कलीदी किरदार है। इस तमाम अरसे में जब सियासी फ़िज़ा में बहुत पोलराइजेशन थी, वो चंद दिन बहुत एक नई हवा लगी। हालांकि जंग का फ़िज़ा अच्छी आपको नहीं लगनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में यकजहती अरूज के ऊपर थी। इंडिया ने शायद ये सोचकर हमला किया था कि ये बेस्ट टाइम है, ये आपस में लड़ रहे हैं, पीटीआई वाले और फौज वाले भी लड़ रहे हैं, हुकूमत वाले और पीटीआई वाले भी लड़ रहे हैं, तो यही मौका है, हमला कर दो। लेकिन यहाँ यकजहती एक नई मंजिलें तय करती हुई अरूज के ऊपर थी। ये अल्लाह करे कि बरकरार रहे, इसके ऊपर आप सारों को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। देखें नदीम मलिक साहब, पहले भी ये बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। मैंने हमेशा एक सवाल, दो सवाल जो है मैं हमेशा करता हूँ कि ये इंडिया की ऐसी क्या सोच बनी कि पहलगाम के वाक़े को बहाना बनाया और बहाना बना के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए, और हमला आवर होने के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बल्कि कब्ज़ा करने की कोशिश की। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी क़यादत, आपकी पॉलिटिकल, आपकी आवाम, सिविल सोसाइटी सब यकजुबां हो गए और हमने मिलकर मोदी को जो है वो भरपूर जवाब दिया। मैं हमेशा अपने दोस्तों से जब तज़किरा करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी हमारे अंदर कमज़ोरी थी जिसका इंडिया ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं बहुत मोहतात होकर ये कहूँगा कि हमारे अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो आइन है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है, और हमेशा जो हुकूमत आती है और फॉर्म 47, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और हमारे अंदर के जो झगड़े हैं वो एक ऐसी कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा इंडिया ने उठाना चाहा। और इंडिया को इस बात का नहीं पता था कि जब इंडिया की बात आएगी तो पूरा पाकिस्तान यकजुबां होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंडिया के मामले में यकजुबां हैं। और अभी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जो मोदी ज़ुबान बोल रहा है, जो उनका आज रणधीर जसवाल की जो स्टेटमेंट आई है, जो मोहन भगवत भागनाथ की जो स्टेटमेंट आई है, उससे तो मुझे किसी सूरत ऐसा नहीं लगता कि हम पीसफुल डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। इंडिया तो पीसफुल डायलॉग को मान ही नहीं रहा, तस्लीम नहीं कर रहा, और उनका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जैसे कि हालत जंग अपनी पसपाई को छुपाने के लिए दोबारा पाकिस्तान पे हमला आवर होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर दोबारा वो ऐसा कदम उठाएगा उसे भयानक जवाब देंगे। लेकिन हमें अपनी कमज़ोरियों से सीखना चाहिए, हमें अपनी कमज़ोरियों को सामने लाना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में आइन है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होती है, पाकिस्तान ने सिर्फ अस्करी क़यादत ने या आपकी एयरफोर्स ने तरक्की नहीं करनी थी, आपके पूरे पाकिस्तान ने, आपकी पूरी इकॉनमी ने तरक्की करनी थी, आपकी पाकिस्तान में खुशहाली आनी थी। वो सारी की सारी खुशहाली आपकी एक मजबूती बननी थी, आपको उसने एक आपको ताकत देनी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमें माजी की गलतियों से सीख कर हमें यूनिटी की तरफ जाना होगा, हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग की तरफ जाना होगा, हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना होगी, हमें अपनी इकॉनमी को देखना होगा। इकॉनमी के साथ साथ हमारा नौजवान जो है वो अब इस सिस्टम से फेडअप हो चुका है। आज का नौजवान आपका बेरोज़गार है, आज का आपका नौजवान तंग है, आपकी महंगाई ने आपकी कमर तोड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर मिलकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने नौजवान को हौसला देने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मोदी जैसे दहशतगर्द माइंड का क्या तुक बनती है कि वो हम पे हमला आवर हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हर लिहाज से इंडिया से ताकत में हैं। हमारा जोश, जिस वक्त ये जंग हो रही थी उस रात के मनाजिर, लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचे हुए थे कि अगर खून की जरूरत हो हम खून देने के लिए तैयार हैं। लोग बॉर्डर लाइन्स पे जाने के लिए तैयार थे। हमारा नौजवान, उसने मोदी का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सारी एक्सरसाइज एयर मार्शल साहब को दोबारा शामिल कर कि हमें एयर मार्शल आमिर साहब, जो
अभी इंडियन में कुछ एनालिस्ट थे, उनके वो तबसरे पढ़ रहा था नए सिस्टम के हवाले से, क्योंकि वो सारे अभी इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे कि जंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि मोदी बार बार कहता है कि उसका वो ऑपरेशन अभी जारी है। तो वो उसी चीज़ को लेकर ही चल रहे हैं कि कौन से निज़ाम ऐसे हैं जो हमारे पास हैं, मज़ीद हमें राफेल लेने हैं, F-35 की तरफ जाना है। वहीं वो पाकिस्तान के सिस्टम भी एनालाइज करते हैं। J-35 के ऊपर जो नया चाइनीज़ जहाज़ है, वो कहते हैं कि ये चाइना में J-35 जहाज़ बना रहा है, जो पहले PLA के पास आना था, चाइनीज़ आर्मी के पास आना था, लेकिन अब वो पहले पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया J-35 को पहले इस्तेमाल करेगी। वो जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वर्जन था उसका J-31, उसकी बजाय J-35 पाकिस्तान चलाएगा पहले। इसी तरीके से PL-15 वो कहते हैं, जो चाइना के अंदर उसकी रेंज थी 300 वाला, वो पाकिस्तान को सिस्टम मिला है। और अब इसी तरीके से जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे उनका S-400 है, उसका भी कुछ नाम उन्होंने बोला, CH-400 या समथिंग लाइक दैट, 500। आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, क्या हम ये सारे सिस्टम्स एक्वायर कर रहे हैं? कोई रोशनी डाल दें। जी नदीम साहब, देखिए मैं बहुत मोहतात से इसका जवाब दूंगा, और ना मैं कोई पाकिस्तान को बहुत सुपीरियर कहने का मतलब मजाज हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल ही एयरफोर्स गिरी हुई है हमारा इंडिया की, जिस तरह के इनके एनालिस्ट जनरली इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत आजिज़ी और इनकसारी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने हमेशा एयर बैटल में उन्होंने हमेशा मार खाई है, चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे वो पुलवामा वाला इंसिडेंस हो जिसमें स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, और चाहे वो 6 और 7 की रात हो जिसमें उन्होंने ऑपरेशन संदूर करने की कोशिश की। तो हालांकि इस दफ़ा हम बड़े डिफेंसिव वाले उसमें थे, और उनके पास ऑफेंसिव वाला एलिमेंट था, सरप्राइज़ वाला एलिमेंट था, डिसेप्शन वाला एलिमेंट था, लेकिन फिर भी उनके 6 जहाज़ गिराए। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए, जिसको उन्होंने माना तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया। और जितने भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि राफेल उनके गिरे हैं। अब राफेल जो है वो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये वो जहाज़ था जिसके मुतल्लिक इन्होंने पुलवामा के बाद कहा कि ये अगर हमारे पास होता तो उसका रिजल्ट कुछ और होना था। तो इस वजह से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करना उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़रब है। अब आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि वो इस तरह के जहाज़, जिस तरह आपने पहले दिन के बाद देखा कि राफेल को वो पीछे ले गए और उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया राफेल को, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए झटका था। और मैं नहीं समझता कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, बल्कि राफेल का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान फ़िज़ाइया के अगेंस्ट। जो उन्होंने देखा कि जिस तरह से उनकी शूटिंग हुई, एक किस्म का उन्हें चेकमेट कर दिया गया। अब चाइना और पाकिस्तान के मुतल्लिक वो हमेशा से कहते हैं कि हमने 2 फ्रंट वॉर करनी है। अभी उनकी जो एयरफोर्स की हालत है, उनके अपने तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि वो 1 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं लड़ सकते। सो प्रैक्टिकली वो चेकमेट हो चुकी हैं इस टेक्नोलॉजी से, जो कि चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनी, और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी इससे बहुत सुपीरियर है। J-35 की जो आप बात कर रहे हैं, उसका जो मिसाइल है PL-17, उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि PL-15 से ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि दिल्ली से भी आगे तक वो किसी भी जहाज़ को मार सकता है। तो इनकी अभी जो प्रोडक्शन और इनकी जो कैपेबिलिटी है इंडिया की, वो राफेल तक महदूद है। अगर ये कोई 5th या 6th जनरेशन जहाज़ लेते भी हैं, तो कम से कम इन्हें अगले 5 से 10 साल लगेंगे उसकी इंडक्शन के लिए। फॉर द टाइम बीइंग तो ये राफेल लेना चाह रहे हैं अपनी नेवी के लिए भी, और एयरफोर्स में भी उसके साथ क्या हम J-35 एक्वायर करना चाह रहे हैं? ज़्यादा इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि हम जी, चाइना हमारी से ख्वाहिश तो है। J-35 लें सर। 40 जहाज लेने की खबर चल रही है कि हम 40 जहाज ले रहे हैं। को मलिक साहब, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, जी आप भी करिएगा सर। 40 जहाज़ ही बहुत एक अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 2 स्क्वाड्रन्स हैं। देखिए, मैं आपको जो कहना चाह रहा था कि F-16, JF-17 और J-10 इस वक्त आपके पास तीनों बैटल हार्डन्ड, बैटल टेस्टेड और वॉर प्रूवन जहाज हैं। एक ब्रेक की बात नहीं है। क्या PL-17 भी हम ले रहे हैं चाइना से? क्या हमारे पास है इन्वेंट्री में ऑलरेडी PL-17, या हमारी हासिल करने की ख्वाहिश है? नहीं जी, हमारी ख्वाहिश है। PL-15 हमारे पास है, और इसका वो वाला वर्जन है जो चाइना का ओरिजिनल वर्जन है, जिसकी रेंजेस 250 किलोमीटर तक हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम PL-17 लें J-35 के साथ। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुरम साहब, J-35 जहाज़, एयर मार्शल साहब ने कहा हम 40 जहाज़ लेना चाहते हैं, और इसी तरीके से PL-17 जिसकी रेंज ज़्यादा है वो मिसाइल भी लेना चाहते हैं। आप इस पे ऐड करना चाह रहे थे, कुछ रोशनी डालें। आप तो खुद वज़ीर दिफा रहे हुए। जी जहाँ ज़रूरत है कि हम मुस्तकिल तौर पर ना सिर्फ अपनी जो
एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है जंगी जहाजों के मामले में, उसको अपडेट करें। चाइना के साथ अपना स्ट्रेटेजिक विजन जो है उसको बढ़ाएं। लेकिन अगर आप मार्का हक को संजीदगी से उसका तज्जिया करें तो फिर पाकिस्तान को अपने जो एयर डिफेंस है, एंटी मिसाइल डिफेंस, उसको उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कि 10 तारीख की सुबह जिस तरह हमारे कुछ में अगरचे पाकिस्तान ने बहुत सारे वो ब्राह्मोस मिसाइल जो हैं वो गिराए भी, लेकिन बहरहाल कुछ ने पेनिट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर और कुछ नुकसान भी हुआ। तो लिहाजा इस वक्त तो फौरी जरूरत यह है कि एंटी मिसाइल डिफेंस जो है वो जमीन के ऊपर भी, और जो हमारे जहाज हैं एयरफोर्स के, उनमें इसको हमें बीफ अप करना होगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान इस मार का हक का तज्जिया करेगा तो उससे अंदाजा ये होगा कि नए राफेल लेने से तो उसका काम नहीं बनेगा। तो अगली दफा अल्लाह ना करे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई जंग हो, लेकिन अगर जंग हुई तो उसका आगाज भी वो ब्राह्मोस मिसाइल से करेंगे। तो हमें उसके लिए पूरी तैयारी करनी है और दुनिया के सामने भी इसको एक्सपोज करना है कि ब्राह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल है वो तो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का, यानी अंग्रेजी का लफ्ज है रेकलेसनेस, का मुजाहरा किया है। और गैर जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि मार्च 2022 में उनका एक ब्राह्मोस जो है वो मियां चन्नू में आ गिरा था, अनआर्म्ड था वो। लेकिन जिसके पे उन्होंने बाद में उन्होंने बड़ा कहा जी हम माफी मांगते हैं। और लेकिन हकीकत ये है कि जब वो उड़ रहा था फजा में तो हमारे पास क्या गारंटी थी कि ये आर्म्ड है या नहीं है। इसी तरह ये जो जब 10 तारीख की सुबह जो मिसाइल्स आए, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस होगी तभी पाकिस्तान ने बहुत ही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन अगली जो जंग की तैयारी है वो यही कहती है कि पाकिस्तान को अपना जो एंटी मिसाइल डिफेंस है जमीन पर भी और हवा में भी, उसको बीफ अप करना है। तो नेचुरली जो नई जनरेशन है फाइटर जेट्स की वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो बाकी इंटेग्रेशन है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत महारत हासिल की है, उसको भी रिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन नजर यह है कि हमें अपना एंटी मिसाइल डिफेंस जो है उसको बीफ अप करना होगा आने वाले दिनों में, ताकि ये जो हिंदुस्तान का एक बिल्कुल सही। मुस्तकिल जंगी जनून है उसका हम जो है उसको रोक भी सकें। और एक्चुअली मलिक साहब ये सबसे जो अहम बात है दुनिया को एक्सपोज करने की, कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो और आप पाकिस्तान पर मिसाइल चलाना शुरू कर दें। ये तो एक गैर जिम्मेदारी की आखिरी हद है। तो लिहाजा ये जो एक मुल्क है जो कहता है जी मैं सुपर पावर हूं, मैं मुझे नेशनल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन होना चाहिए, अगर उसका एक्चुअल बिहेवियर अपने जो है नेबर्स के साथ इस तरह है तो फिर तो ये बात वाजे हो गई है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन अजीम पावर नहीं। डॉक्टर निसार जट साहब, पार्लिमान का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि ये जो मोदी का स्टेटमेंट अभी खुर्रम साहब ने भी इशारा किया कि वो रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली तैयार है, ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या, उसको यूएन की रुकनीत भी उसका जवाब पूछना चाहिए कि भाई ऐसे बंदे को आप किसी मुल्क का सरबराह लगा सकते हैं जो इस तरह के गैर जिम्मेदारी, तो बहुत ही शायद नामनासब है, इसके लिए कोई घटियापन का लफ्ज़ बोलना चाहिए कि वो वाला बयान है ये। मलिक साहब, मैं थोड़ी सी आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि राफेल कंपनीज जिन्होंने जहाज़ बनाए, फ्रांस ने एक ऑडिट जो है वो करने के लिए इंडिया से रुजू किया है और इंडिया उससे भाग रहा है। और इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपके जहाज़ में टेक्निकल फॉल्ट है, और वो कहते हैं कि नहीं आपके पायलट्स एक्सपर्ट नहीं थे। तो लिहाजा ये तनाज़ा जो है उनके दरमियान चल पड़ा है। और अब दूसरी बात मैं आपके इतला के लिए कि इंडिया ने स्टील्थ जंगी जहाज़ जो है वो बनाने के लिए एक लेजिस्लेशन भी की है, और वो कहते हैं कि जी हम खुद से जो है अपने जहाज़ बनाएंगे, और दुनिया को उन्होंने कहा कि जी आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हमारे साथ करें। दोनों में ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इंडिया को सुबकी का सामना करना पड़ा है। जो हमारी पार्लियामेंट का है, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस जंगी हालात में हम बहुत मोहतात होकर बिल्कुल अपनी हुकूमत से ये कहेंगे कि मेहरबानी करें। मैं दोबारा वो बात रिपीट करने जा रहा हूँ
कि हमें अपने सिस्टम पे नज़रसानी करनी होगी, हमें अपने सिस्टम को देखना होगा। हमें इस तरह के हालात में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि जहाँ पर हमारा नौजवान, हमारा पाकिस्तान, हमारी सिविल सोसाइटी सब के सब बैठे हुए हैं और इस ताक़ुब में कि जी कब पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कब जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ेगी, कब जाकर कानून की बालादस्ती होगी। ये सारी की सारी चीज़ें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी यूनिटी। अब हालिया इस इंगेजमेंट में पूरी दुनिया के सामने आप अपनी एक कैंपेन करने जा रहे हैं जिसमें कश्मीर है, बलूचिस्तान है, इन इश्यूज़ को आप एड्रेस करने जा रहे हैं और ये हमेशा से होते रहे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए था कि इस मौका पर अपोजिशन के लीडर इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेते, ऑन बोर्ड लेकर कोई भी एक नाम इमरान खान साहब तजवीज़ कर देते, उन्हें दो को शामिल कर देते, उनको भी आप ऐड कर लेते ताकि ऐसा ना हो कि आप बाहर जब अपनी कैंपेन करने जाएं तो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे फिर सवाल करें कि इमरान खान साहब जेल में हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अपोजिशन को आप कोने में लगाकर यहाँ पर कैंपेन करना है। तो आप अपने अंदरूनी हालात जो है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाह रहे। आप समझते हैं कि सारा का सारा कि जी हमने ये जंग, मैं फिर ये एक बात कहूँ कि इस जंग को की खुशी ज़रूर मनाएं, ये कामयाबी अल्लाह ने हमें दी है, इसकी खुशी ज़रूर हमें होनी चाहिए, लेकिन हमें खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इंडिया की पल्स अच्छी नहीं है। इंडिया हमें कहीं ना कहीं डसेगा ज़रूर और RSS का जो माइंडसेट है वो हम पर गिरेगा ही गिरेगा। लिहाजा हमें सारा ट्रंप पे भी नहीं रिलाय कर लेना चाहिए, हमें सारा इस बात पे भी नहीं कि जी हम जीत गए हैं तो बस अल्लाह खैर सलाह हम जीत गए। नहीं, आप ज़रूर कैंपेन पे जाएं। हम समझते हैं कि आप दुनिया में जाके मुकदमा लड़ेंगे, अगर उसमें अपोजिशन शामिल होगी आप मज़ीद ताकतवर होंगे। और पाकिस्तान के अंदर जब तक आपकी जमहूरियत, 1-2 मिनट रह गए, इसका जवाब ले लें। देखिए साहब आपको इसका जवाब देना चाहिए, आप तो खुद उस वक्त में शामिल हैं और ये बड़ी मुनासिब तजवीज़ है कि आपको अपोजिशन को साथ उसका हिस्सा बनाना चाहिए। जी, लेकिन ये पार्लिमानी मिशन नहीं है, ये वज़ीर आज़म का एक सफारती मिशन है जो हम जाकर गुफ्तगू करेंगे। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान का पूरा एक आर्गूमेंट इंशाल्लाह रिफाइन होगा, बेहतर होगा, उसको उस आर्गूमेंट को देकर अगले माह यानी जुलाई में ये पार्लिमानी वफूद भेजे जाएंगे जिसमें अपोजिशन शामिल होगी। और देखिए यहाँ जो कि जज साहब ने बड़ी एक सोबर गुफ्तगू की है, लेकिन हम किस तरह ये भुला दें कि इनकी जमात ने पिछले 3 साल पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक इंतहाई जहरीली कैंपेन की है और जिसमें पाकिस्तान मुझे मौका जरूर देंगे आप मलिक साहब, सरबराहान और हर लिहाज से ये कोशिश की गई, चाहे वो अब ये कहें कि जी नहीं ये मुल्क से बाहर के लोग थे, हमारा इन पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनके अपने जो है ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर आपको 1971 की जो 2 वीडियोस थी वो भी इन्होंने डाली थी। तो लिहाजा इन्होंने हर लिहाज से जो हमला किया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, अभी इसके जो है उन्होंने इससे निकलना है। और मुझे खुशी है कि अगर जट साहब ऐसे लोग जो हैं जो अब बेहतर और मतानत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जरूर देंगे, लेकिन ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसकी बुनियाद इसी पर मलिक साहब मौका देंगे। ये मुल्क हमारा है और हम सब 1 मिनट में कह लीजिए जज साहब आप भी बिल्कुल लास्ट में। और आखिरी बात जी मैं अगर ये चाहते हैं तस्वीर साहब को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये आपकी जो घिसी पिटी बातें हैं ना, ये घिसी पिटी नहीं, ये जब आप आखिरी मिनट है, ये आपकी घिसी पिटी जो बातें हैं ना, ये सुन के कौम तंग आ चुकी है। मेहरबानी करें, पाकिस्तान पर रहम करें। जो आप लोगों ने पाकिस्तान को जो दानिये पे ला के खड़ा कर दिया है, लोग आप लोगों को अब खुदा का वास्ता है कि आप पाकिस्तानी अवाम को माफ कर दें। 547 और 9 मई के घोड़े पे सवार होकर आप लोग इक़्तिदार में आए और आप पाकिस्तान तरीके से आपको सबक सिखा रहे हैं। आप लोगों की हैसियत क्या है? फिर आप लोग कहते हैं कि अपोजिशन बात करते हैं। आप लोगों को इन दिनों में भी जब जंगी हालात है तब भी आप लोगों को शर्म नहीं आती और आप मुल्क को इस दानिये पर ला के 6-7 मई से लेकर 10 मई से इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, उसी इत्तेहाद का मुजाहरा करें और बाहमी जो इख्तलाफात हैं किसी बंद कमरे में बैठ के आपस में पार्लिमानी वफूद बैठें और सॉर्ट आउट कर लें। हमें पाकिस्तान को इससे आगे लेके चलना है। अगर अटके रहेंगे यहाँ पे तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, गाइडिंग प्रिंसिपल यही रहना चाहिए और ये मौका है। यूनिटी आप लोग दिखा चुके हैं,
तो थोड़ा सा फेथ का भी मुजाहरा करिए और आगे बढ़ जाइए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।